इनका एक छोटा सा गांव जहां मछुआरे सुबह सुबह अपनी छोटी सी नाव में मछलियां पकड़ने निकलते थे। सड़कें कच्ची, बिजली का नामो निशान नहीं और जिनकी बस पेट भरने तक सिमटी हुई। अब उसी जगह को देखे, आसमान छूती इमारतें, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेनें और एप्पल, हुआवे जैसी कंपनियां का गढ़। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि शेंजन की सच्चाई है। एक गांव जो 40 साल में दुनिया का टेक हब बन गया, जबकि 1918 में शेंजन की आबादी थी सिर्फ 13,000 और आज ये 1.3 करोड़ का महानगर है, जिसकी जीडीपी $400 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है, चीन ने यह चमत्कार कैसे किया? कैसे एक देश जो 50 साल पहले भूखमरी और गरीबी से जूझ रहा था, आज वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। सुना है चीन ने 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। तंग शाओपिंग की नीतियों का कमाल था और आज आपके फोन से लेकर जूतों तक सब कुछ मेड इन चाइना है। तो क्या है इस चमक दमक के पीछे की कहानी? क्या बलिदान दिए गए? इंडिया ने 1918 में सिर्फ अपनाया होता तो क्या होता? वीडियो में हम खोलेंगे चीन के विकास के सारे राज और ऐसे सच के साथ जो आपको हैरान कर देंगे। ज्यादातर भारतीयों को अंदाजा ही नहीं है कि चीन भारत से कितना आगे है। कई लोग अब भी ये सोचते हैं कि भारत में ढेरों उद्योग और खूबसूरत शहर है। अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश अगले कुछ सालों में भी आज की स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ तक कि चीन का सबसे गरीब राज्य भी गांसू भारत के सबसे अमीर राज्य से 2 गुना अमीर है। ये बीजिंग, सिंगाई या हांगकांग जैसे विशाल महानगर नहीं है। ये चीन का एक टियर 3 शहर जुझोऊ है, जिसकी आबादी अलीगढ़ के बराबर सिर्फ 12 लाख है। इससे ही विकास कहते हैं। जहाँ आपके टियर 1 शहर की ज्यादातर सेवाएं टियर 3 शहर में मिल जाती है। क्या ये भारत में संभव है? अब बात करते हैं 1949 की, जब माओ जेडोंग ने चीन लोकल राज्य की स्थापना की। तब से देश की हालात ऐसी थी कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे। सालों के गृह युद्ध और जापान के साथ युद्ध ने चीन को बर्बाद कर दिया था। उस समय 80% लोग गाँव में रहते थे और प्रति व्यक्ति आय थी सिर्फ $50 प्रति साल, यानी आज के हिसाब से कुछ 100 रुपये महीना। 1915 में एक औसत चीनी परिवार का आहार इतना कम था कि प्रति व्यक्ति रोजाना सिर्फ 1800 कैलोरी मिलती थी, जबकि WHO के मुताबिक न्यूनतम 2800 कैलोरी चाहिए। माओ ने सपना देखा एक मजबूत और आत्मनिर्भर चीन का। उनके ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मकसद था तेजी से औद्योगिक विकास, लेकिन ये प्रयोग फेल हो गया। स्टील बनाने के चक्कर में लोगों खेतों से दूर हो गए और खेती ठप हो गई। नतीजा, इस दौरान 3 से 4 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए। माओ की नीतियों ने ग्रामीण इलाकों में भयानक तबाही मचाई। गाँव में लोग घास और पेड़ की छाल खाने को मजबूर थे। ये वो दौर था जब चीन दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन फिर आया एक शख्स जिसने सब कुछ बदल दिया। 1967 में माओ की मृत्यु के बाद सत्ता में आए तंग शाओपिंग। वो कोई जादूगर नहीं थे, लेकिन उनकी सोच ने चीन को जादुई ढंग से बदल दिया। तंग ने कहा, गरीब रहना समाजवाद नहीं, समृद्धि ही असली समाजवाद है। 1978 में उन्होंने आर्थिक सुधार शुरू किए, जिन्हें रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप कहा जाता है। तंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। पहला स्टेज था शेंजन। 1918 में शेंजन की आबादी थी सिर्फ 30,000 और आज ये 1.3 करोड़ का महानगर है, जहाँ एप्पल और हुआवे जैसी कंपनियां है। और शेंजन की जीडीपी आज $400 बिलियन से ज्यादा है, जो पूरे साउथ अफ्रीका से ज्यादा है। तंग ने किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी दी। पहले सरकार सारी फसल ले लेती थी, लेकिन अब किसान बाजार में बेच सकते थे। नतीजा, 1918 से 1909 तक ग्रामीण आय 2 गुनी हो गई। तंग की नीतियों ने 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। तंग ने विदेशी इन्वेस्टमेंट को भी आमंत्रित किया। विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट और सस्ती जमीन दी गई। नतीजा, 1990 तक चीन में 10,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां थी। जब 1918 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी, लेकिन अगले 20 साल में चीन ने जो किया वो इतिहास में दर्ज है। सस्ती मजदूरी, विशाल आबादी और सरकार की सख्त नीतियों ने चीन को विश्व की फैक्ट्री बना दिया। 1990 का दशक में एक चीनी मजदूर की सैलरी थी महीने के $50 से $60, जबकि अमेरिका में ये 10 गुना ज्यादा थी। वही वजह थी कि नाइकी, एप्पल और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां चीन में प्रोडक्शन करने लगी। जब 2001 में चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, इसके बाद उसका निर्यात 10 गुना बढ़ गया। 2000 से 2010 तक चीन की जीडीपी औसतन 10% की दर से बढ़ी और आज आपके पास जो स्मार्टफोन है उसका 70% चांस है कि वो चीन में बना है। चीन दुनिया के 50% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करता है। चीन ने बुनियादी ढांचे पर भी भारी इन्वेस्टमेंट किया।
आज उसके पास 45,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। ये पूरी दुनिया के हाई स्पीड रेल का 2 से 3 हिस्सा है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक ने दुनिया को दिखा दिया कि चीन अब एक वैश्विक ताकत है। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2013 में, जब शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में चीन ने 140 से ज्यादा देशों में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका में हबनटोटा पोर्ट BRI का हिस्सा है। और कुछ देशों पर चीन का कर्ज इतना बढ़ गया कि वो इसे चुका नहीं पा रहा है। चीन की सैन्य ताकत भी बढ़ी है। आज उसकी सेना में 20 लाख सैनिक है और रक्षा बजट $225 बिलियन से ज्यादा है। साथ ही अंतरिक्ष में भी चीन ने झंडे गाड़े हैं। 2020 में उसने मंगल पर रोवर उतारा और 2030 तक चांद पर बेस बनाने की योजना बना रहा है। जबकि चीन का अंतरिक्ष बजट अब नासा के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। इनकी चमक दमक के पीछे कुछ शायद सच्चाई भी है। तेज औद्योगिकरण ने पर्यावरण को बर्बाद किया। 2010 में बीजिंग का AQI 500 के पार था, जो खतरनाक स्तर है। चीन के 70% नदियां और झीलें प्रदूषित थी। हालांकि चीन ने इसे सुधारने की कोशिश की। आज वो सौर और पवन ऊर्जा में दुनिया का लीडर है। चीन की 50% बिजली का अब नवीनीकरणीय स्रोतों से आती है। लेकिन मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठते हैं। इंटरनेट पर ग्रेट फायरवॉल के जरिए सेंसरशिप है कि उइगर मुस्लिमों के साथ बुरे बर्ताव का जिक्र है। आर्थिक असमानता भी एक मुद्दा है। शंघाई जैसे शहरों में प्रति व्यक्ति आय $20,000 है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में $5,000 से कम है। चीन की कहानी भारत के लिए कई सबक देती है। बुनियादी ढांचा, शिक्षा और निर्यात केंद्रित नीतियाँ जरूरी है, लेकिन हमें पर्यावरण और सामाजिक समानता का भी ध्यान रखना होगा। भारत का हाई स्पीड रेल नेटवर्क अभी भी सिर्फ 500 किलोमीटर का है, जबकि चीन का 45,000 किलोमीटर। जबकि भारत को अभी बुनियादी ढांचे पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। चीन 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, लेकिन क्या भारत ऐसी छलांग लगा सकता है? चीन की GDP $19.23 ट्रिलियन, जबकि भारत की $4.19 ट्रिलियन। चीन की GDP भारत से लगभग 4.6 गुना बड़ी है। यानी अगर भारत की अर्थव्यवस्था को एक माने तो चीन की 4.6 है। जब चीन ने 1998 में $1 ट्रिलियन की GDP सीमा पार की, जबकि भारत ने यह 2007 में हासिल किया, यानी 9 साल बाद। यह दर्शाता है कि चीन ने आर्थिक वृद्धि में भारत को पहले ही पीछे छोड़ दिया था। चीन का इन्वेस्टमेंट और पैमाना भारत से कहीं बड़ा है। चीन ने गरीबी लगभग खत्म कर दी, जबकि भारत में यह अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शेंजन जैसे शहर जो 40 साल में मछुआरों के गांव से टेक हब बने, वो चीन की आर्थिक ताकत दिखाते हैं। अभी जो भारत का चीना ब्रिज बना, वो भले इंजीनियरिंग का कमाल हो, लेकिन चीन के पास ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट है। चीन का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद भारत से 10 गुना ज्यादा है। भारत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग उसे चीन के स्तर तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचे, मैन्युफैक्चरिंग और शिक्षा में भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपको क्या लगता है, एक देश बिना किसी युद्ध के, बिना किसी कॉलोनाइजेशन बनाए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है? वो भी सिर्फ अपने माइंडसेट और प्लानिंग से। चीन ने यह कर दिखाया है। और आज की कहानी सिर्फ चीन की नहीं है, ये एक चेतावनी है भारत के लिए और सबक भी। 1918 में चीन की GDP भारत से भी कम थी, लेकिन आज वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ऐसा कैसे हुआ? जवाब है सही फैसले और समय पर लिए गए सुधार। 1978 में शियोपिंग ने जो पॉलिसी लागू की, वो आज की चीन की नींव है। ओपन डोर पॉलिसी, यानी दुनिया के लिए दरवाजे खोल देना। उन्होंने पहले लोकल इंडस्ट्री को उठाया, फिर ग्लोबल कंपनियों को बुलाया और मजदूरों को सबसे बड़ी ताकत बनाया। जहां भारत में युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, वही चीन में सरकार ने स्किल्स और मैन्युफैक्चरिंग को हथियार बना लिया। हमने सोचा था कि मेक इन इंडिया से बदलाव आएगा, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ नारेबाजी से देश बदलता है या ठोस प्लानिंग से? भारत को चीन से जलने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर हम नहीं जागे तो कल हम सिर्फ टिकटॉक और स्नेक की नकल बनकर रह जाएंगे। एक सुपर पावर बनने का सपना नहीं। जय हिंद।